ये आपका आज का संपादकीय पाठ है और संपादकीय पाठ एडिटोरियल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। इंटरव्यू में आप लोगों को यहाँ से मदद मिलती है और एक सामान्य जानकारी भी मिल जाती है, तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। गुलाम जम्मू कश्मीर की आवाज बने भारत। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो पीओके वाला हिस्सा है उस पर पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है। हमारा हिस्सा है। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ इस क्षेत्र की बात हो रही है और यहाँ आप देखते हैं कि अभी आंदोलन चल रहा है। यहाँ के लोगों में गुस्सा है पाकिस्तान के प्रति, क्योंकि यहाँ जो खनिज है उनका उपयोग तो कौन कर रहा है? पाकिस्तान, लेकिन यहाँ के लोगों को उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान और पश्तून इलाकों में तो बरसों से विप्लव का दौर चल रहा था, पर अब उसके अवैध कब्जे वाला गुलाम जम्मू कश्मीर भी आक्रोश असंतोष से अछूता नहीं है। गुलाम जम्मू कश्मीर में बढ़ती महंगाई, बिजली पानी के अभाव और प्राकृतिक संसाधनों की इस्लामाबाद द्वारा की जा रही लूट को लेकर आक्रोश तब चरम पर पहुंच गया जब एक स्थानीय प्रभावशाली सामाजिक संगठन आवामी एक्शन कमेटी ने इन मुद्दों को लेकर गुलाम जम्मू कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद की ओर कूच करने की घोषणा कर दी और इस मार्च को भारी जन समर्थन मिला और प्रदर्शनकारियों और पुलिस में भारी झड़पों के चलते पाकिस्तान सरकार को पाक रेंजर्स और फौज को भी सड़कों पर उतारना पड़ा और इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए, जिनमें महिलाओं और बच्चे भी शामिल थे। और मामला इतना बिगड़ गया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को हस्तक्षेप करना पड़ा और प्रदर्शनकारियों की अधिकतर मांगे माननी पड़ी, और जिनमें आप देखते हैं कि आटे की प्रत्येक बोरी पर 2100 पाकिस्तानी रुपए की सब्सिडी देने का वादा भी शामिल है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विरोध प्रदर्शन को लेकर पाकिस्तान की छीछालेदर हो रही है और आप देखते हैं कि तो इससे बचने के लिए पाकिस्तान ने गुलाम जम्मू कश्मीर में स्थित मंगला और नीलम झेलम बिजली परियोजनाओं से सस्ती बिजली भी इस क्षेत्र को मुहैया कराने और यहाँ के संसाधन भी वहीं लगाने जैसे आश्वासन दिए हैं। हालांकि पाकिस्तान के मूल चरित्र और उसकी वित्तीय स्थिति को देखते हुए ये सब वादे शायद ही कभी पूरे किए जाएंगे। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या भविष्य में यह नागरिक असंतोष पाकिस्तान से अलगाववाद की प्रवृत्ति में भी बदल सकता है और क्या मौका मिलने पर गुलाम जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल किया जा सकता है? यदि हाँ, तो क्या ऐसा करना युक्ति होगा? गुलाम जम्मू कश्मीर को पाक अधिकृत गिलगिट बाल्टिस्तान से अलग करके देखने की आवश्यकता है। गुलाम जम्मू कश्मीर भारत की स्वतंत्रता और पाकिस्तान के साथ कश्मीर को लेकर 1947 में हुए पहले युद्ध से बहुत पहले से इस्लामिक कट्टरपंथ का गढ़ रहा है और इस इलाके में मीरपुर मुसलमानों की बहुतायत है जो कश्मीरी भाषा नहीं है और मीरपुर मुस्लिम समाज इस्लामिक कट्टरपंथ में प्रभावित रहा है और पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर पर पहले हमले के समय मीरपुरी मुसलमानों ने वहां रहने वाले हजारों हिंदुओं और सिखों की हत्या कर दी थी और बाकी बचे लोगों को भारत में शरण लेनी पड़ी थी। और आप देखते हैं कि मीरपुरी मुसलमानों का आईएसआई द्वारा स्थापित वैश्विक जिहाद का कॉम्प्लेक्स में भी बड़ा योगदान रहा है। भारत में हुए अधिकांश आत्मघाती आतंकी हमलों में मीरपुरी और पंजाबी मुसलमान आतंकी ही शामिल रहे हैं और मीरपुरी समाज में कट्टरपंथ कितनी गहरी जड़ें जमा चुका है इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि ब्रिटेन जाकर बसे मीरपुरी मुसलमानों ने ही 7 जुलाई 2005 के लंदन बम धमाकों को अंजाम दिया था और जिसमें आप देखिए 56 लोग मारे गए थे और 784 लोग घायल हुए थे। भारत की धरती पर किसी यूरोपीय व्यक्ति द्वारा आत्मघाती आतंकी हमला करने के एकमात्र मामले का भी मीरपुरी कनेक्शन रहा है और ब्रिटेन के बर्मिंघम में पैदा हुए मीरपुरी मुस्लिम अब्दुल्ला ने बीच श्रीनगर में खुद को बम से उड़ा दिया था। रॉ के पूर्व अधिकारी और आतंकवाद निरोधक मामलों के विशेषज्ञ बी रमन ने लिखा था कि मीरपुरी मुसलमान भारत के विरुद्ध जिहादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने में सबसे आगे रहे हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि जैसे मोहम्मद लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे तमाम आतंकी संगठनों के कैंप दशकों से इस इलाके में सक्रिय हैं, ये आतंकी गुलाम जम्मू कश्मीर के मीरपुरी समाज में घुले मिले हैं और ऐसे में 40 लाख की घनी आबादी वाली इस पट्टी को भारत में शामिल करना और मुख्य धारा से जोड़ पाना बहुत बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है, क्योंकि सदियों का कट्टरपंथ कुछ सालों में समाप्त नहीं होने वाला है। दूसरी समस्या है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले इस क्षेत्र को बिना सैन्य कार्रवाई के भारत में शामिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इतना आसानी से वो देगा भी नहीं।
यदि नागरिक असंतोष बहुत अधिक बढ़ भी जाए तो भी पाकिस्तानी फौज इस इलाके को हाथ से जाने नहीं देगी। पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए भारत को अंततः 1971 में बांग्लादेश के मामले की तरह ही सैन्य हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। हालांकि इस इलाके के पहाड़ी भूगोल के चलते यह लंबे छापामार संघर्ष में बदल सकता है और साथ ही इस युद्ध में चीन द्वारा भी मोर्चा खोले जाने की आशंका को नकारा नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के संवैधानिक दर्जे में परिवर्तन मात्र ने ही चीन की सेना को पूर्वी लद्दाख में ला खड़ा किया। अगर भारत गुलाम जम्मू कश्मीर के हिस्सों को अपने नियंत्रण में लेता है तो चीन का सैन्य हस्तक्षेप अवश्य होगा, क्योंकि अमेरिका के साथ किसी भावी युद्ध में चीन के आपूर्ति मार्ग पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इन हिस्सों से होकर जाते हैं वह उनकी अरबों डॉलर निवेश कर चुका है। ऐसे में अच्छा यह होगा कि भारत मौका आने पर तुरंत सैन्य कार्रवाई कर हाजी पीर दर्रे जैसे सामरिक इलाकों को नियंत्रण में ले ले और जिनके जरिए पाकिस्तान भारत में आतंकी घुसपैठ कराता है। इससे जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ लगभग बंद हो जाएगी और भविष्य के किसी बड़े सैन्य संघर्ष में भारत की स्थिति मजबूत होगी। साथ ही भारत पर नई जनसंख्या का भार भी नहीं आएगा और मीरपुर जैसे क्षेत्रों की जिहादी विचारधारा से ओत-पोत आबादी को पाकिस्तान के कुशासन में तब तक रहने दिया जाना चाहिए जब तक कि वे स्वयं आत्ममंथन कर इस जहरीली विचारधारा को नकारते हुए न दिखें। हाँ, तब तक भारत को गुलाम जम्मू कश्मीर में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन पर आवाज उठाते रहना चाहिए, क्योंकि तकनीकी रूप से वह हमारी ही भूमि है और इसके लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस क्षेत्र की खाली पड़ी सीटों में से कुछ पर विधायक भी नामित किया जा सकते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अत्याचारों से त्रस्त होकर भारत से शरण मांगी हो। यह कश्मीर को लेकर पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किए जाने वाले प्रोपेगेंडा की सही काट साबित होगा। लेकर काउंसिल ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से समृद्ध सामरिक विश्लेषक है, इनका नाम है दिव्य कुमार सोती के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताइए इस पर कि भारत को क्या करना चाहिए। राजनीतिक अस्थिरता का शिकार नेपाल, जो हमारा पड़ोसी नेपाल है। देखिए, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है। तो बीते दिनों नेपाल में वाम दलों की गठबंधन वाली सरकार ने संसद के निचले सदन राष्ट्रीय सभा में विश्वास मत प्राप्त कर लिया। यह चौथी बार है जब प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड पिछले 18 महीने के भीतर संसद के पटल पर विश्वास मत सिद्ध करने के लिए खड़े हुए थे। दरअसल गत 13 मई को उप प्रधानमंत्री उपेंद्र यादव के समूह वाला जनता समाजवादी पार्टी आपसी फूट के चलते प्रचंड सरकार से अलग हो गई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री प्रचंड ने संविधान की धारा 102 के अंतर्गत विश्वास मत का प्रस्ताव रखा, जो 157 मतों के साथ बहुमत से पारित हो गया और नेपाल में वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री प्रचंड के नेतृत्व में वाम दल वाली सरकार बनी थी, लेकिन वहां ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई थी। फिर प्रचंड ने प्रजातांत्रिक पार्टी के साथ मिलकर दूसरी बार सरकार बनाई और जिसमें आप देखिए नेपाली एमाले, जिसमें आप देखेंगे जिसमें नेपाली कांग्रेस भी शामिल थी, पर वह भी अधिक दिनों तक नहीं टिक सकी। तीसरी बार प्रचंड ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल एमाले और रवि लामी छाने की स्वतंत्रता पार्टी और उपेंद्र यादव की जनता समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। तो हाल ही में उपेंद्र यादव के इस्तीफे के चलते संवैधानिक संकट में आ गई और उसके चलते प्रचंड को एक बार फिर बहुमत हासिल करना पड़ा और नेपाल में आप देखिए राजनीतिक अस्थिरता सामान्य बात हो गई है। नेपाल में 2008 में लोकतंत्र की स्थापना आप देखते हैं कि हुई और 4 बार राष्ट्रीय चुनाव हो चुके हैं यहाँ लोकतंत्र की स्थापना के बाद और वहां अब तक 12 से ज्यादा प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन कोई भी सरकार 5 साल की अवधि पूरी करने में असमर्थ रही है। मौजूदा वामपंथी वाली सरकार में प्रधानमंत्री प्रचंड की माओवादी केंद्र पार्टी और केपी शर्मा ओली की एमाले 2 धुर विरोधी समूह शामिल है, जिनके बीच शक्ति और प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर लगातार खींचतान होती रही है। हालांकि ओली ने प्रचंड सरकार को समर्थन दिया, लेकिन पिछले कई मौकों पर सरकार केवल इसी वजह से गिरी क्योंकि प्रचंड और ओली दोनों ही प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करते रहे। इस बार भी प्रचंड सरकार को भले विश्वास मत मिल गया हो, लेकिन यह राजनीतिक अस्थिरता की कोई गारंटी नहीं है। और आप देखते हैं कि अब आने वाले दिनों में अगर वाम सरकार फिर गिरी तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि ओली कभी भी प्रचंड सरकार से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। इसका बड़ा कारण यह है कि 275 सदस्यों वाली राष्ट्रीय सभा में 165 सदस्य सीधे चुनकर आए हैं। उनमें से प्रधानमंत्री प्रचंड की माओवादी केंद्र के पास
केंद्र के पास कुल 32 सीटें हैं, जबकि एमाले के पास 78 सीटें हैं। राजनीतिक गणित के हिसाब से गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते एमाले को प्रधानमंत्री पद का दावेदार होना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं प्रचंड की हट के चलते एमाले प्रमुख ओली को अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं से समझौता करना पड़ा। यदि ओली फिर से प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी करते हैं तो सरकार का गिरना तय है। और राजनीतिक दलों के स्वार्थ के चलते नेपाल आज सबसे अधिक पूर्व प्रधानमंत्रियों और मंत्रियों का ठिकाना बन गया है। वाम दल नेपाल की विदेश नीति के साथ लगातार खिलवाड़ करते आ रहे हैं, जिसका सीधा नुकसान वहां की जनता को हो रहा है। नेपाल के एक और एक विस्तारवादी देश चीन और बाकी 3 तरफ से भारत है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि नेपाल एक स्थिर विदेश नीति अपनाए। और हमारा पड़ोसी है तो क्या हो रहा है ये हमारे लिए भी जरूरी रहता है। लेकिन पिछले 75 वर्षों के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में वह ऐसा करने में असमर्थ रहा है। भारत लंबे समय से नेपाल के विकास का समर्थक रहा है। भारत के मित्रवत व्यवहार के बावजूद नेपाल के वामपंथी दल हमेशा भारत विरोधी रुख अपनाते रहे हैं। एमाले जैसी पार्टियों ने पिछले 10 वर्षों से भारत विरोधी आंदोलनों का नेतृत्व किया है। हाल में नेपाल के राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार को इसलिए इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उन्होंने वामपंथी सरकार के उस फैसले का विरोध किया जिसके तहत वह 100 रुपए के नोटों पर एक विवादित नक्शा छाप रही है। और यही वह नक्शा है जिसमें नेपाल की संसद ने 2020 में पारित किया था और जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को नेपाल ने अपना बताया। माना जाता है कि प्रचंड ने ओली के दबाव के चलते ऐसा किया। और ओली अपने भारत विरोध और चीन के समर्थन के लिए जाने जाते हैं। उनका ये रवैया नेपाल के हित में कभी नहीं रहा है। यह बस उनके लिए राजनीतिक फायदा हासिल करने का एक जरिया बनकर रह गया है। गत दिनों नेपाल के उप प्रधानमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठा भी अपनी पहली विदेश यात्रा पर चीन गए थे। वाम दलों के इस भारत विरोध के बावजूद ज्यादातर नेपाली जनता चीन पर विश्वास नहीं करती है। चीन छोटे देशों को अपने ऋण जाल में फंसाकर उनकी राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य व्यवस्थाओं को अपने कब्जे में करने की कोशिश करता है। वाम दलों की अदूरदर्शिता के कारण नेपाल भी चीन के चंगुल में फंसता जा रहा है और उनका राजनीति के आधार ही भारत का विरोध बन गया है, जो न केवल भारत के साथ नेपाल के ऐतिहासिक संबंधों को खराब कर रहा है बल्कि उसकी प्रगति को भी बाधित कर रहा है। नेपाल की राजनीतिक दुर्गति के चलते आज वहां के लाखों युवा रोजगार, अच्छे जीवन की खोज में लगातार पलायन कर रहे हैं। यदि नेपाल के नेता स्वार्थ त्याग कर देश हित में राजनीतिक अस्थिरता को दूर करें तो वह विश्व की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से घिरे होने का सबसे बड़ा फायदा उठा सकती है। लेखक एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट दिल्ली में सहायक निदेशक हैं। इनका नाम है डॉक्टर ऋषि गुप्ता। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा जा रहा है। देखिए, चाइना है हमारा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। और पाकिस्तान से आप देखिए, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा इससे भी लगती है। बुराई कम कैसे हो? तो जीवन में उदय अस्त, हर्ष विषाद, सफलता असफलता से जुड़ी दोनों ही स्थितियां देखने को मिलती हैं। लेकिन कुछ लोग जन्म से ही अवसान की अवस्था में रहते हैं। इसका कारण है कि अज्ञानता, अहंकार, अभिमान और इन परिस्थितियों के कारण उनका जीवन नष्ट हो जाता है और वे जानते नहीं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, शराब पीने का क्या नुकसान है और इसे जानते नहीं है और पीने लग जाते हैं। या अज्ञान है, कुछ लोग परिणाम जानते हैं लेकिन अपने प्रमाद, अहंकार के कारण बुराई को गले लगाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ज्ञान का अहंकार है, इसलिए बुराई को जानते हुए भी अहंकार वश अपना लेते हैं। मैं शक्तिशाली हूं, मेरा क्या बिगड़ने वाला है। विश्व में अज्ञान, प्रमाद और अहंकार से अस्त होने वाले बहुत लोग हैं और लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो स्वयं को नष्ट होते ही दूसरों के विनाश के बारे में भी सोचते हैं। बुराइयों से घिरे ऐसे लोगों की सबसे बड़ी विसंगति यह है कि वे अकेले में बेचैन हो जाते हैं, उन्हें अधूरापन महसूस होता है, इसलिए वे कुछ और लोगों को अपनी संगत में लेने का प्रयत्न करते हैं। पिलोटो का कथन है कि अति प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है और विपरीत दिशा में परिवर्तन लाती है, चाहे वह ऋतु में हो या अथवा व्यक्ति या शासन में। और सत्य है कि बुराई का जितनी तेजी से संक्रमण होता है उतना अच्छाई का नहीं होता है। हमें विचार करना है कि बुराई कम कैसे हो। बुराई के परिणाम के प्रति लोगों को अवगत कराया जाए, बड़ी सफलता का संकल्प किया जाए। अगर आप बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्वयं को अपनी सीमाओं से परे धकेलना होगा और अपने आप एक उच्च मानसिक अवस्था में ले जाना होगा और आपको यह सब स्वयं करना होगा और कोई आपके लिए यह नहीं कर सकता है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। एक गुणवत्ता पर सवाल, ये आप देखते हैं कि जो मसालों पर सवाल खड़े हो रहे हैं ना, उन्हीं को लेकर बातें हो रही है। तो सिंगापुर, हांगकांग के बाद नेपाल ने इस
ने जिस तरह कुछ भारतीय कंपनियों के मसालों के आयात पर पाबंदी लगाई, वह चिंताजनक है। और इसलिए और भी अधिक क्योंकि इस बीच न्यूजीलैंड, अमेरिका आदि ने भी यह कहा कि भारत से आयात होने वाले मसालों की गुणवत्ता की जांच करेंगी। यह ठीक है कि एक के बाद एक देशों की ओर से भारतीय मसालों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जाने पर सरकार ने यह कहा कि वह नए मानक तैयार करने के साथ ही यह भी देखेगी कि भारतीय मसाला कंपनियों के खिलाफ विभिन्न देश जो कदम उठा रहे हैं उसके पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं है। लेकिन अच्छा होता कि सरकार तभी चेत जाती जब सिंगापुर, हांगकांग में ने एमडीएच और एवरेस्ट कंपनियों के मसालों में हानिकारक पदार्थ पाए जाने की शिकायत करती हो उनके आयात पर पाबंदी लगा दी थी। चूंकि भारत मसालों का सबसे बड़ा निर्यातक है, उनके निर्यात से देश को अच्छी खासी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसलिए भारतीय मसाला बोर्ड के साथ साथ सरकार को समय रहते सजगता दिखानी चाहिए। मसालों की गुणवत्ता को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, कई बार यह सामने आ चुके हैं और देश में बिकने वाली विभिन्न कंपनियों के मसालों की गुणवत्ता ठीक नहीं होती है, उनमें अखाद्य वस्तुएं तक मिलाई जाती हैं। और ये कोई आप देखते हैं कि नई बात नहीं है, पहले भी इस तरह की बातें हुई। और निर्यात का मतलब होता है कुछ आप बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ आप खरीद रहे हैं। और भारत के मसाले तो आप देखिए आज़ादी के पहले भी निर्यात होते थे, बड़ा व्यापार होता था। और अभी आप देखते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट हैं उन पर सवाल खड़े हो ही रहे हैं। पतंजलि पर आप देखते हैं, उसकी जो सोन पापड़ी की बात कर लीजिए, और भी आइटम देख लीजिए, उन पर भी तो सवाल खड़े होने लगे, मिलावट की बात होने लगी। बात केवल मसालों की ही नहीं है, अन्य अनेक खाद्य एवं पेय पदार्थों के साथ साथ दवाओं की गुणवत्ता की भी है। यह किसी से छिपा नहीं है कि किस तरह कुछ देशों ने भारत से आयात होने वाली खांसी की दवा को विषाक्त बताते हुए उस पर पाबंदी लगाई थी। इसके बाद भारत सरकार को कार्रवाई करने के लिए विवश होना पड़ा था। प्रश्न यह है कि आखिर भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता पर दूसरे देशों में सवाल उठने के बाद ही सरकार, उसकी एजेंसियां क्यों चेतती हैं, पहले क्यों नहीं चेतती हैं। भारत में खाद्य एवं पेय पदार्थों के साथ दवाओं की गुणवत्ता के साथ समझौता होता ही रहा है। यह इसलिए होता है क्योंकि जिन पर भी यह सुनिश्चित करने का दायित्व है मानकों से कोई समझौता ना होने पाए, वे लापरवाही का परिचय देते हैं। यह कहने में संकोच नहीं है कि इसका कारण संबंधित अधिकारियों का भ्रष्टाचार है। यह निराशाजनक है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ना तो भारतीय कंपनियों के उत्पादों की गुणवत्ता की सही तरह छानबीन कर पाता है, ना ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों की। अब जब भारतीय उत्पादों का निर्यात बढ़ रहा है, तब सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि न केवल देश में बिकने वाले उत्पादों की गुणवत्ता सही हो, बल्कि निर्यात होने वाले उत्पादों की भी। सरकार के साथ ही उद्यमियों को भी चेतना होगा कि उन्हें अपनी उत्पादों की गुणवत्ता को विश्व स्तरीय और विश्वसनीय बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयत्न करने होंगे। अभी आप देखिए कई दवा कंपनियों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया उनकी गुणवत्ता में कमी होने के कारण। और आप देखिए हमारे यहाँ कितने लोग जागरूक हैं गुणवत्ता को लेकर। मैंने देखा है गांव की तरफ तो आप देखिए जिनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी होती है वो भी पेप्सी बेच रहे होते हैं, वो भी आप देखते हैं कि कई नमकीन बेच रहे होते हैं पैकेट बंद। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ कितनी जागरूक है, कितने हम लोग जागरूक हैं, कितने लोग देखते हैं दवा की क्वालिटी, उत्पाद के बारे में सर्च करते हैं स्वास्थ्य के लिए। तो दवा का उपयोग लोग इसलिए करते हैं ताकि उन्हें बीमारी से मुक्ति मिले। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन हर माह ड्रग्स अलर्ट जारी कर ऐसी दवाओं की सूची जारी करता है जो गुणवत्ता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। अब CDSCO ने हर माह ड्रग अलर्ट के साथ नकली दवाओं की जानकारी भी जारी करने की पहल की है। पहली बार 5 नकली दवाओं की जानकारी साझा की गई। लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की दिशा में यह बड़ी पहल है। आमतौर पर लोगों को पता नहीं होता है कि जो दवा वो खा रहे हैं वह असली है या नकली। और आप सोचिए कि जब लोगों की जिंदगी से खेल सकते हैं लोग फायदे के लिए, तो आप समझ सकते हैं क्या दवाएं नकली बना सकते हैं, उनकी गुणवत्ता में कमी कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं क्या हाल है। और पहली बार 5 नकली दवाओं की जानकारी साझा की गई। लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित करने की दिशा में यह बड़ी पहल है। आमतौर पर लोगों को पता नहीं होता है कि दवा जो खा रहे हैं वो सही है, नकली है या असली है। दवा की गुणवत्ता के बारे में भी अनभिज्ञ रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित बद्री बरोटी वाला नालागढ़ फार्मा हब के रूप में पहचाना जाता है। इसके अलावा ऊना, सिरमौर, कांगड़ा में भी दवाओं का उत्पादन होता है। और दवा उद्यमियों के साथ कई बार ऐसे लोग इस उद्योग में शामिल हो जाते हैं जिन्हें सिर्फ मुनाफे से मतलब होता है, उन्हें लोगों की सेहत की कोई चिंता नहीं होती है। पिछले कुछ समय से नकली दवाओं के उत्पादन के मामले में भी ऊना और बद्री जिलों में सामने आए हैं। किसी भी उद्योग की विश्वसनीयता उसके उत्पाद पर निर्भर करती है, लेकिन चिंता की बात है कि हिमाचल के उद्योगों में बन रही दवाओं पर हर माह और सवाल उठ रहे हैं। अप्रैल में भी प्रदेश की 7 दवाएं मानकों पर खरी नहीं उतरी थी। नकली दवाओं का अलर्ट जारी करने में राज्यों की सक्रियता से योगदान देना चाहिए। फरवरी में CDSCO
एससीओ ने जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए सभी राज्यों को लिखा था, लेकिन हिमाचल समेत कई प्रमुख राज्यों ने सूची नहीं दी। मामला लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा है, इसलिए इसमें किसी भी स्तर पर कोताही नहीं होनी चाहिए। और आप लोग खुद सोच के देखिए, कोरोना महामारी में दुनिया प्रभावित थी। आप देखते हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर सब रिसर्च कर रहे थे दवाइयों के लिए। हमारे देश में आप देखिए, पतंजलि कोरोना में महामारी में बाबा रामदेव ने एक कोरोनिल लॉन्च कर दी। उसमें आप देखिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री, एक और मंत्री शामिल थे। आप समझ सकते हैं कि लापरवाही का क्या नतीजा रहता है। बाल में आप देखिए वो अदालत में मामला चला गया, और आप देखते हैं कि बाबा रामदेव पर फटकार भी लगी। और आप देखिए बाबा रामदेव ने डॉक्टरों पर किस तरह की टिप्पणी की हुई थी। ठीक है, फिर भी घटते पेड़ों से बिगड़ती प्रकृति की लय। और एक बात देखिए, मैं कहता हूं अपन एक तरह से अपनी तरफ से 100% सही गुणवत्ता रखें, और फिर कोई देश अगर कोई साजिश रच रहा है तो उस पर हम लोग बात कह सकते हैं। अगर हमारी ही मसालों में, हमारी ही दवाओं में अगर गुणवत्ता में कमी है तो हम कैसे कह सकते हैं कि साजिश कोई रच रहा है। और उस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा। आप देखते हैं कि हर देश नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। नेचर सस्टेनेबिलिटी जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भारत में छायादार पेड़ों की कम होती संख्या पर गहरा प्रकाश डाला है। पिछले 5 वर्षों में भारतीय खेतों से नीम, महुआ, जामुन, शीशम सहित लगभग 53 लाख छायादार पेड़ गायब हो गए हैं। दरअसल धान की पैदावार बढ़ाने के लिए किसान इन पेड़ों को बाधा मान रहे हैं, इसलिए इन्हें तेजी से साफ कर रहे हैं। यह प्रवृत्ति चिंताजनक है, क्योंकि देश की 56% भूमि कृषि के लिए है और केवल 20% वन के रूप में वर्गीकृत है। और कृषि क्षेत्रों में हरियाली बनाए रखने और यहां तक कि विस्तार करने की महत्वपूर्ण क्षमता है। हालांकि छायादार पेड़ों को हटाकर इस क्षमता को व्यवस्थित रूप से कम किया जा रहा है, जो न केवल गर्मी से राहत देने के लिए बल्कि जैव विविधता को बनाए रखने और जलवायु को स्थिर करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। वनों की कटाई के परिणाम पहले से ही स्पष्ट हैं। शहरी क्षेत्र अपनी प्राकृतिक छटा से वंचित होकर भीषण गर्मी में झुलस रहे हैं। परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने, कृषि स्थिरता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद छायादार पेड़ों को नष्ट करना मूर्खता ही है। वे पक्षियों, कीड़ों और अन्य वन्यजीवों की कई प्रजातियों के लिए असली आवास प्रदान करते हैं। उनकी जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकने में, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और जल संरक्षण में सहायता करती हैं। इन पेड़ों को काटकर हम न केवल तत्कालिक कृषि परिणाम को बाधित कर रहे हैं, बल्कि भूमि की दीर्घकालिक स्थिरता को भी खतरे में डाल रहे हैं। छायादार वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कृषि पद्धतियों में अल्पकालिक सोच को भी दर्शाती है। हालांकि फसल उत्पादन में वृद्धि से तत्कालिक लाभ फायदेमंद लग सकता है, लेकिन दीर्घकालिक पर्यावरण लागत गंभीर है। मृदा क्षरण, जैव विविधता की हानि और जलवायु परिवर्तन की बढ़ती समस्या जैसे ऐसे गंभीर परिणाम हैं जिनका सामना आने वाली पीढ़ियों को करना पड़ेगा। इस संकट से निपटने के लिए इन पेड़ों को उनकी कृषि प्रणालियों में एकीकृत करने वाली कृषि वन की प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सरकारी नीतियों को छायादार पेड़ों के संरक्षण और रोपण को प्रोत्साहित करना चाहिए, और जिससे टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के इच्छुक किसानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता मिल सके। और आप देखते हैं कि शहर रहने योग्य बने रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए शहरी नियोजन को हरित स्थानों को प्राथमिकता देनी चाहिए। भारतीय खेतों से छायादार वृक्षों का लुप्त होना एक गंभीर मुद्दा है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। आप लोगों ने खुद देखा होगा, अगर ग्रामीण परिवेश से आप लोग शामिल हुए तो आपको मालूम होगा कि आपकी मेड़ पर, खेत की मेड़ पर पेड़ खड़े होते थे, खेत के आसपास पेड़ लगे होते थे। आजकल आप देख रहे हैं कि लोग वो काट दे रहे हैं। और मैंने देखा है कि स्कूल हम लोग जाते थे, घर से निकलते थे, तो आप देखते थे कि हमारे घर के आमने सामने, आसपास, स्कूल के आसपास पेड़ हुआ करते थे। मैंने तो वो भी स्थिति देखी है, और मैंने उस स्कूल में भी पढ़ा है जहाँ आप देखते हैं कि बरगद के नीचे स्कूल लगता था। स्कूल था ही नहीं, सरकारी टीचर था, लेकिन स्कूल विद्यालय नहीं बना था। अपनी फट्टी अपनी एक तरह से वो ले जानी पड़ती थी, एक तरह से बैठने के लिए। समझ रहे हैं आप लोग? तो वो काम था पेड़ों का, लोग बैठे रहते थे गर्मियों में। और आज आप देख लीजिए, गांव में कहाँ कूलर पंखा की जरूरत होती थी, पंखा होते ही नहीं थे लोगों के पास। आप सोचिए कि फिर भी सब कुछ रहता था। आज आप देखिए गांव में भी एसी की जरूरत पड़ने लगी है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें सबकी भागीदारी है बर्बादी में, लेकिन लोग फिर भी नहीं सुधर रहे हैं। ये भी छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, टिप्पणियां रहती हैं, देख सकते हैं आप लोग। और इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। जलवायु पर आप देखते हैं कि प्रदूषण पर, तापमान पर आप देखते हैं कि आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाने लगे हैं, निबंध भी लिखने के लिए आने लगे हैं। तो इस तरह के टॉपिक के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर आप लोगों को
रखना चाहिए अपने पास, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता। तो जल, वायु, जंगल, वनस्पतियां और पर्वत, ग्लेशियर, नदियां, समुद्र और भिन्न भिन्न प्रकार की गैसों के संतुलन से जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितिकी निर्मित होती है। जलवायु उपयुक्त विभिन्न घटकों की समन्वित अवधारणा है और समुची जीव सृष्टि के लिए जलवायु का संतुलन जहां अत्यंत आवश्यक है, वहीं उसका असंतुलन उसके लिए घातक बन रहा है। प्रकृति पर्यावरण की भांति हमारी शारीरिक संरचना में भी अग्नि, जल, वायु आदि 5 तत्वों की प्रधानता है। भारतीय ज्ञान परंपरा जहां एक और प्रकृति पर्यावरण के विषय में व्यापक चिंतन प्रस्तुत करती है, वहीं उनके साथ सामंजस्य बैठाते हुए जीवन जीने का संदेश भी देती है। विडंबना यह है कि ज्ञान विज्ञान और भिन्न भिन्न प्रकार के विकास के नाम पर प्रकृति और पर्यावरण संरचनाओं की साथ छेड़छाड़ बढ़ रही है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जंगलों की कटाई, जंगलों की आग और औद्योगिक उत्सर्जन के कारण बढ़ता तापमान जलवायु परिवर्तन के कारक बन रहे हैं। और आप देखिए सभी लोग इससे प्रभावित हैं, सभी देश इससे प्रभावित हैं जलवायु परिवर्तन से। और बहुत सारी बीमारियां, वायरस इसी के कारण निकल के आ रहे हैं। विकास की अंधी दौड़ और होड़ में हम भूल रहे हैं कि विकास किसके लिए और कैसे हो। और जब जीवन ही स्वस्थ और सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर विकास किस काम का है। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति में उपलब्ध विभिन्न संसाधन मनुष्य के भोग और शोषण के लिए नहीं है, अब तो उनके त्यागपूर्वक उपयोग से ही संतुलन बना रह सकता है। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने की होड़ में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है। क्या यह चिंताजनक नहीं है? एक रिपोर्ट के अनुसार तापमान बढ़ने से 10 गुना तक विस्थापन ही चिंता व्यक्त की गई थी। सामान्यतः देखा जा सकता है कि उच्च तापमान के कारण स्वास्थ्य समस्याएं, जंगल की आग, गरीबी, पानी, भोजन की कमी जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। आंकड़े यह भी हैं कि अत्यधिक तापमान के कारण प्रतिवर्ष 50 लाख लोगों की असमय मौत हो जाती है। 50 लाख, समझिए आप। आपने देखा होगा हमारे यहाँ कोई परियोजना चलती है विकास के लिए, पेड़ काट दिए जाते हैं, लेकिन उसके बदले में पेड़ नहीं लगाए जाते हैं। अरे भाई, आप जितने पेड़ काट रहे हैं उतने पेड़ दूसरी जगह लगा दीजिए। पिघलते ग्लेशियर। तो जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिसका प्रभाव नदियों में जल की मात्रा पर पड़ रहा है। ग्रीनलैंड में के ग्लेशियर भी तेजी से पिघल रहे हैं। इसी प्रकार समुद्र के जल के तापमान में बढ़ोतरी के कारण कोलंबिया स्थित रिटाकुबा बेलेंको ग्लेशियर के तेजी से पिघलने और बर्फ की परतों में दरार आने के भी समाचार हैं। इस प्रकार की घटनाएं जहां नदियों और समुद्र की परिस्थितिकी को प्रभावित करती हैं, वहीं इनका असर मछली पकड़ने के व्यवसाय, खनन, जल विद्युत एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ता है। विगत वर्ष जुलाई में दिल्ली के क्लाइमेट एक्शन प्लान के प्रारूप में यह चेतावनी सामने आई है कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के कारण दिल्ली को वर्ष 2050 तक 2.75 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका है। और इसमें कृषि और संवर्धित क्षेत्रों में 80 अरब रुपए, विनिर्माण में 330 अरब रुपए और सेवाओं में आप देखिए 2.54 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका जताई गई है। नदियों पर असर। तो आप देखिए जलवायु परिवर्तन के कारण ही आज देश की गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी सैकड़ों नदियां कम जल अथवा सूखे का सामना कर रही हैं। अनेक नदियों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। सोचिए, यदि नदियों में जल ही नहीं होगा तो जीवन कैसे संभव है। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र में रहने वाले विभिन्न जलीय जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। हाल ही में केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने कहा कि लक्षद्वीप के विभिन्न द्वीपों से सर्वेक्षण के परिणामों से पता चला कि कठोर शैवाल प्रजातियों का एक बड़ा प्रतिशत गंभीर रूप से रंगविहीन हो रहा है और समुद्र की गर्म लहरों के कारण कोरल्स के साथ साथ समुद्री घास एवं विभिन्न जीवों के समुद्री आवास भी खतरे में है। शिक्षा पर भी आप देखें असर। तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव शिक्षा और छात्रों के जीवन पर भी पड़ रहा है और सामान्यतः सर्दी, गर्मी, बरसात में हालात इतने बिगड़ते जाते हैं कि कई दिनों तक विद्यालय, महाविद्यालय, अन्य शिक्षण संस्थानों में छुट्टी करनी पड़ती है। कई बार बुनियादी ढांचा प्रभावित होता है। तो अनेक बार इन स्थानों को प्रभावित लोगों के लिए प्रयोग में लाने के कारण पढ़ाई बंद करनी पड़ती है। विश्व बैंक के अनुसार पिछले 20 वर्षों में 50 लाख से अधिक छात्र मौसम संबंधी घटनाओं से प्रभावित हुए हैं। जलवायु परिवर्तन एवं मौसम में बढ़ती तपिश के कारण विगत कई दिनों से देश के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आदि से जंगल की आग की सैकड़ों घटनाएं दर्ज हुई हैं, जिनमें हजारों हेक्टेयर वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। जंगलों की यह आग प्रदूषण का कारण तो बनती है ही, जंगलों को दुर्लभ वनस्पतियों और जीव संपदा को भी नष्ट करती है। अगर हम लोग वर्ल्ड बैंक की बात करें, विश्व बैंक की बात करें,
तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है और इसकी स्थापना आप देखते हैं कि जुलाई 1944 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कचरे के ढेर, तो विगत दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में प्रतिदिन 3,800 टन कचरे के आशोधित रह जाने की भयानक स्थिति करार दिया। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। माननीय न्यायालय ने प्रदूषण में रहना जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन भी बताया। चिंताजनक यह है कि यदि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में यह स्थिति है तो फिर देश के अन्य क्षेत्रों में इसकी भयावहता का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। जगह जगह कूड़ा कचरा एवं प्लास्टिक के ढेर प्रदूषण के कारण बन रहे हैं। विगत दिनों दिल्ली के गाजीपुर के सैनिटरी लैंडफिल में आग लगने से कई दिनों तक धुएं के गुब्बार उठते रहे। क्या इस प्रकार की घटनाएं ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा नहीं दे रही हैं? जलवायु परिवर्तन अब चिंताजनक स्थिति में पहुंच चुका है और देश विदेश में छोटे छोटे स्थानों पर इसके दुष्प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे हैं। एल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज कम्युनिकेशंस एंड सी वोटर द्वारा भारत में किए गए एक सर्वेक्षण में यह पता चला है कि 91% भारतीय जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं। आज प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात की आवश्यकता है कि एक दूसरे के साथ समन्वय बनाते हुए जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर गंभीरता से योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन किया जाए और प्रदूषण के लिए दोषी व योजनाओं को समुचित रूप में लागू न करने वालों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों एवं पाठ्यक्रम आदि के माध्यम से सभी को जागरूक किया जाए। हर किसी को इसमें शामिल होना होगा, पहल करनी होगी, चाहे आम जनता हो या सरकारें हो। लू के थपेड़ों से बेहाल होती जिंदगी। पिछले लगभग 3-4 दिन से उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों में लू के थपेड़ों से एक बड़ी आबादी बेहाल है। समूचे विश्व में लगभग 1.5 लाख लोग हर साल लू लगने के कारण जिंदगी की जंग हार जाते हैं, मर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। भारत, रूस और चीन इससे सर्वाधिक प्रभावित हैं। ऐसा नहीं है कि धरती के बढ़ते तापमान से दुनिया के देश चिंतित नहीं है, परंतु इसे संतुलित करने के प्रयासों में जो लक्ष्य हासिल किया जाना था वह भी दूर की कौड़ी है। हालात बेहद चिंतनीय और गंभीर है। भारत समेत कई अन्य देश जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से दो चार होने लगे हैं। बेमौसम बरसात, तेज गर्मी, भयावह सर्दी, तूफान, भूस्खलन, ग्लेशियरों से बर्फ का तेजी से पिघलना, भूकंप, जंगलों में आग, दिन दानल आदि दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। हीट वेव और उसकी अवधि अब संकट का नया कारण बनती जा रही है। एक अध्ययन में यह सामने आया कि भारत के साथ ही चीन और रूस में हीट वेव के कारण सर्वाधिक मौतें हो रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के देशों में केवल लू के थपेड़ों की लपेट में आने से 1.5 लाख से अधिक व्यक्ति अपनी जान गंवा देते हैं। प्रति 10 लाख में से आप देखिए 236 व्यक्तियों की मौत हीटवेव के कारण हो रही है। रिपोर्ट की माने तो इनमें से हर 5वें जान गंवाने वाला व्यक्ति भारतीय है। यह स्वयं में चिंतनीय और गंभीर है। यह अध्ययन भी 43 देशों के 750 स्थानों के तापमान के अध्ययन के आधार पर है और अध्ययनकर्ताओं के अनुसार पिछले 30 वर्षों में हीटवेव के कारण मौत के आंकड़ों में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। दरअसल यह सारी समस्या मानव जनित है। अंधाधुंध शहरीकरण, पेड़ पौधों के जंगलों के स्थान पर कंक्रीट की व्यापकता और कार्बन उत्सर्जन में लगाम लगाने की विफलता के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। जैविक विविधता भी प्रभावित हो रही है। आधुनिकीकरण के नाम पर नित्य नए प्रयोग होते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले उत्पादों का उपयोग बेहताशा बढ़ा है। दुर्भाग्यजनक हालात यह है कि जिस उत्पाद को हम आज उपादेय बता रहे हैं, एक समय बाद उसी उत्पाद से होने वाले नुकसान गिनाने लगते हैं। एक समय था जब बड़े जोर शोर के साथ पॉलीथिन को उतारा गया और आज दुनिया के देश इससे मुक्ति चाहने लगे हैं और इसका कारण भी साफ है कि लोगों को इसके होने वाले नुकसान का पता चलने लगा। आज एसी, फ्रिज, ओवन आदि की घर घर पर उपलब्धता आसान हो गई। ये उत्पाद वातावरण को गर्म कर रहे हैं। एक समय थर्मल पावर के प्लांट आवश्यकता थी, पर आज कोयले के धुएं के कारण वातावरण बहुत ही दूषित हो रहा है, जिसे लोग समझने लगे। ईंधन के जितने भी साधन हैं वे सभी वातावरण को प्रदूषित करने में आगे हैं। देखा जाए तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का दुष्परिणाम सामने आने लगा है। समय आ गया कि जब इस समस्या के निराकरण के लिए विशेषज्ञों को खासतौर से ध्यान देना होगा, नहीं तो हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जाएंगे। इसे भले ही चेतावनी के रूप में समझा जाए या फिर कुछ और, परंतु सब कुछ शीशे की तरह साफ है। अब समय आ गया कि धरती के बढ़ते तापमान के स्तर को कम करने के उपाय पर गंभीरता से प्रयास किए जाएं। और एक बात और कहते नहीं है कि अगर हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं और जिस दिन पर्यावरण ने बदला लेने की सोची ना, उस दिन हम खून के आंसू रोने लगते हैं। प्रकृति से हम खूब खिलवाड़ करते हैं।
लेकिन जब हमसे खेलने लगती है प्रकृति तो हम रोने लगते हैं। सजन रे झूठ ही बोलो, तंज कसा जाता है, देख लिया करिएगा। ये राजनीति की बात हो रही है। विज्ञापन के भ्रम से जुड़ा सवाल, चलिए इसे भी देख लेते हैं, अच्छा है। विज्ञापनों का भ्रामक मायाजाल आजकल फिर से चर्चा में है। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्रांड के उत्पादों से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों पर जो सख्ती दिखाई है, उसमें इस बारे में चिंता और बहस के कई सिरे एक साथ खोल दिए गए हैं। वैसे विज्ञापन और इसमें जुड़े झूठ सच को लेकर कोई भी सपाट नजरिया सही नहीं होगा। यह बड़ा और जटिल मामला है और इससे जुड़ी कई भीतरी तहें हैं। महज यह कहे या फिर समझ लेना कि बाजार के जोर ने विज्ञापन को आज भ्रामकता से आगे जानलेवा खतरे तक पहुंचा दिया है, नाकाफी होगा। पर जो स्थिति है उसमें ज्यादातर लोग इसी सीध में बात करते हैं। पर ध्यान रहे कि ऐसे में हम विज्ञापन से जुड़े मौजूदा प्रकरण और उससे उठे सवालों को फेस वैल्यू में पर देखेंगे समझेंगे, जबकि सच्चाई यह है कि मामला इससे आगे है और आप देखिए गहरा भी है। खासतौर पर हिंदी में विज्ञापन को लेकर जो विमर्श बीते 3 दशकों में खड़ा हुआ है, उसमें बाजार की आकर्षक पर पीछे जाने की कमजोरी साफ दिखती है। यह हिंदी के को बाजार मूल्य में बजनी दिखने के हार्दिक आग्रह के कारण है। भूल जाते हैं कि लोगों की अंग्रेजी जैसी भाषा और उसके जब बाजारवादी वर्चस्व को सामने रखकर हिंदी को लेकर इस तरह का तोल मोल हमें कहीं नहीं ले जाएगा, बल्कि विज्ञापन की तरह एक और भ्रामकता की गर्त में पहुंचा देगा। हिंदी की एक महिला कवि भूमंडलीकरण के लिए भूमंडीकरण शब्द का उपयोग करती हैं। इस भूमंडीकरण ने जिस तरह नागरिकों को महज एक उपभोक्ता में तब्दील कर दिया, वह एक बड़ी परिघटना है। ऐसे में एक ऐसी भाषा जो आज भी हम अपनी आंचलता के लिए मचलती है और परंपरा संस्कृति में अपनी देशज जड़ें देखती है, उस पर बाजार का प्रभाव और दबाव ज्यादा है। खासतौर पर देश में विज्ञापन की जो नई संस्कृति बीते 2.5-3 दशक में विकसित हुई है, उसमें भाषा की बनावट और अंग्रेजी का जोर हासिल पर आया है। विज्ञापन पर रीछ जाना आज आलम यह है कि दृश्य चुनावी हलचल का हो या फिर किसी राजनेता की विवादित बयान का या फिर कीर्ति की बात हो, दिल्ली मुंबई की सड़कों और पर समलैंगिकताओं का प्रदर्शन चल रहा हो या फिर किसी फिल्म के किसी दृश्य की कोई क्लिप वायरल हो रही हो, यह सब आपको विज्ञापन की शक्ल में अगले दिन मिल जाएगा। उस पर क्रिएटिविटी का कमाल यह है कि आप भी इन्हें महज विज्ञापन भर ना माने, इसकी प्रस्तुति पर रिझने लगते हैं और यह रीझ अब भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में और बड़ी घटना बन जाती है। जब पता चलता है कि समाज और व्यवस्था परिवर्तन तक ही हमारी ललक को एड गुरु इनकैश कर लेते हैं और चुनाव में मतदाता जागरूकता को लेकर मशहूर ब्रांड के चाय का विज्ञापन यह दर्शाता है कि विज्ञापनों का प्रसार और प्रभाव हमारे निजी जीवन से आगे सार्वजनिक जीवन तक पहुंच गया है। हिंदी का वर्चस्व, तो बात करें हिंदी और इस भाषा में विज्ञापन के नए फैलाव की, तो हिंदी एक ऐसी दुनिया है जहां बड़ी आबादी तो रहती है और उसमें परंपरा और संस्कृति का एक बड़ा मेल भी है। बाजार के लिहाज से यह बड़ी बात है, इसलिए बाजार में हिंदी के सामने किसी और भाषा का आकर्षण रचने से ज्यादा उपक्रम हिंदी और हिंदी भाषियों को ही साधने की चलती है। आलम यह है कि 2 दशक पहले ग्रीटिंग कार्ड पर हिंदी के संदेश अपवादिक तौर पर छपते थे, आज यह परिदृश्य बदल चुका है। भारत में लगभग 40 करोड़ लोगों का मध्यवर्गीय उपभोक्ता बाजार मौजूद है, जो दुनिया के बहुत सारे देशों की आबादी से कहीं अधिक है। तकरीबन 1 दशक पहले एक घटना है कि सार्वजनिक क्षेत्र की एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्था ने 700 करोड़ रुपए के अपने ब्रांडों को देश भर में विज्ञापन किया। एक संसदीय प्रश्न के जवाब में उसे यह बताना था कि 40 करोड़ रुपए के प्रचार बजट को उसने कितना अंग्रेजी में खर्च किया, कितना हिंदी में। स्वयं वित्तीय संस्थाओं के उच्च अधिकारियों को इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं थी। विज्ञापन एजेंसी से जब विस्तृत सूचना मांगी गई तो दिलचस्प आंकड़े सामने आए और तथ्य यह था कि बाजार नीति के तहत प्रचार राशि का 70% हिस्सा हिंदी में और 30% अन्य भारतीय भाषाओं पर खर्च किया गया था। यह सब विज्ञापन एजेंसियों ने बिना किसी सरकारी आदेश के स्वयं अपनी व्यवहारिक बाजार रणनीति और अपने ग्राहक सर्वेक्षण के आधार पर किया था। विज्ञापनों से लेकर बाजार के पूरे चलन में हिंदी के बढ़ते प्रभाव में यदि कोई उस हिंदी का भविष्य देखना चाहेगा जो भारत सरकार की राजभाषा है या परिभाषा व्याकरण के अनुशासन के बोझ से लदी है, तो उसे निराशा होगी। यह प्रसार और रुतबा तो उस हिंदी का है और जिसकी ताकत को जैसे कभी हमारे लोक कवियों ने पहचाना था, आज एड गुरु पहचान रहे हैं।
यह उस नए स्वभाव और संस्कार की हिंदी है जो आज इंडियन डायस्पोरा के साथ वैश्विक हिंदी समाज के रूप में लगातार आकार ले रही है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी है आपके दैनिक जागरण की संपादकीय पाठ की। एक एडिटोरियल आपका जनसत्ता का भी बहुत अच्छा रहता है, निर्यात संबंधी नई रणनीति की जरूरत। आप लोगों ने बोला भी था कि इसे कवर कर लेना चाहिए, तो चलिए देख लेते हैं। जयंती लाल भंडारी के द्वारा लिखा गया है, हाल के वर्षों में विदेशी व्यापार तथा निर्यात बढ़ाने में दुनिया के वही देश सफल रहे हैं जिन्होंने अपनी विदेश व्यापार नीति में उपयुक्त परिवर्तन किए, और इन देशों में भारत भी शामिल है। पिछले एक दशक में भारत ने पड़ोसी देशों के साथ कारोबार बढ़ाने के लिए पड़ोसी प्रथम नीति, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों आसियान के साथ एक्ट ईस्ट नीति के प्रमुख देशों के साथ मुफ्त व्यापार समझौते एफटीए करने की रणनीति सहित नई लॉजिस्टिक नीति 2022 और नई विदेश व्यापार नीति 2023 लागू की है। आसियान के बारे में भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है आपसे। और इस तरह के जो संगठन है उनके बारे में जरूर आप लोग एक सामान्य जानकारी रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साउथ एशियन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की बात हो रही है। 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा, और इसके बेहतर परिणाम मिले हैं। भारत के विदेश व्यापार में लगातार वृद्धि के साथ निर्यात की ऊंचाइयां भी बढ़ी हैं। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक आप देखिए, पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में भारत से माल एवं सेवाओं का कुल निर्यात 776.68 अरब डॉलर रहा, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 746.40 अरब डॉलर था। और ये आप देखेंगे, जहां पिछले वर्ष कुल आयात 854.80 अरब डॉलर का रहा, वहीं 2022-23 में कुल आयात 898 अरब डॉलर का था। और इस तरह पिछले वर्ष आयात में कमी से कुल व्यापार घाटे में 36% की कमी दर्ज हुई है। और पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत ने रूस से रियायत पर कच्चे तेल का आयात करना जारी रखा। वित्त वर्ष 2023-24 में करीब 5 अरब डॉलर और 2023-24 में करीब 8 अरब डॉलर की बड़ी बचत की है भारत ने। और विदेशी व्यापार के मोर्चे पर भारत ने पिछले कई वर्षों से WTO द्वारा प्रभावी भूमिका न निभाए जाने से विश्व व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव को समझते हुए अपने विदेशी व्यापार को बढ़ाने के कई अन्य कदम भी उठाए हैं। WTO की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और स्पष्ट दिखाई दे रही, अब भारत पड़ोसी देशों बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान के साथ विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लगातार प्रयास भी कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान के स्वार्थी रवैये ने दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साप्टा को दक्षिण एशिया में आंतरिक क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने से रोक दिया है। मगर भारत ने द्विपक्षीय व्यापार संधियों और समझौतों से छोटी अर्थव्यवस्थाओं के साथ विदेशी व्यापार और निर्यात रणनीति को सकारात्मक विकल्प दिए हैं। इसके अलावा भारत ने अपनी तरफ से दक्षिण एशिया सहित सबसे कम विकसित देशों को एक तरफा शुल्क मुक्त और शुल्क तरजीह योजना की पेशकश की है। भारत आसियान व्यापार भी बढ़कर 2022-23 में आप देखिए 131.58 अरब डॉलर हो गया है। साथ ही भारत आसियान देशों में निर्यात की नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। एक और आप देखिए 15 नवंबर सन 2020 को अस्तित्व में आए दुनिया के सबसे बड़े व्यापार समझौते रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP में भारत ने अपने आर्थिक और कारोबारी हितों के मद्देनजर शामिल होना उचित नहीं समझा। वहीं आप देखिए RCEP से दूरी के बावजूद भारत FTA की डगर पर आगे बढ़ने की नई सोच के साथ आगे बढ़ा है। और इस समय आप देखते हैं कि भारत विदेश व्यापार नीति को नया मोड़ देते हुए दुनिया के प्रमुख देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते की डगर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे दुनिया में यह संदेश जा रहा है कि भारत के दरवाजे वैश्विक व्यापार और कारोबार के लिए खुले रहे हैं। भारत ने अब तक 3 FTA किए। संयुक्त अरब अमीरात UAE के बीच मई 2022 में लागू द्विपक्षीय कारोबार में पिछले 2 वर्षों में 15% की बढ़ोतरी देखने को मिली है।
अलावा विगत 10 मार्च को भारत और 4 यूरोपीय देशों के समूह यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच निवेश और वस्तुओं तथा सेवाओं के दो तरफा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया एफटीए भी अत्यधिक उपयोगी है। लेकिन अब आप देखेंगे एफटीए से संबंधित देश के साथ निर्यात बढ़ाने पर अधिक ध्यान देना होगा। अब स्थिति यह है कि दुनिया के कई विकसित और विकासशील देश भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने को उत्सुक हैं। दुनिया देख रही है कि भारत सबसे तेजी से आर्थिक विकास की डगर पर बढ़ रहा है और भारत में दुनिया की सबसे बड़ी मुक्त युवा आबादी, सबसे अधिक कौशल प्रशिक्षण के अभियान, और आप देखेंगे कि बढ़ता सेवा क्षेत्र, बढ़ते निर्यात और अर्थव्यवस्था के बाहरी झटकों से उबरने की क्षमता नए भारत के निर्माण की बुनियाद बन सकती है। और आप देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को आर्थिक पंख लगे दिखाई दे रहे हैं। घरेलू रचनात्मक सुधार, विनिर्माण, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, बुनियादी ढांचे में निवेश और हरित ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ने से भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और प्रवासी भारतीयों द्वारा प्रतिवर्ष अधिक धन भेजने के साथ भारत को तकनीकी विकास के लिए मदद बढ़ी है। दुनिया के G20 देशों में भारत की नई अहमियत और दुनिया में मजबूत लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान इसके विकास को तेज रफ्तार दे रही है। ये सारी बातें भारत के लिए नई एफटीए से निर्यात बढ़ाने की नई संभावनाओं की बड़ी आधार है। और देखिए G20 की अगर हम बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है, इसके बारे में भी याद रखिएगा, पूछ लेता है इससे भी क्वेश्चंस। 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखिए वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना काम है। 21 सदस्य हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी संघ सबसे नया है। और निसंदेह इस वर्ष जब वैश्विक व्यापार में आर्थिक निराशाओं का दौर है, तब भारत को अपने विदेश व्यापार निर्यात का एक स्तर बनाए रखने के लिए कुछ और मजबूती से रणनीतिक कदम उठाने होंगे। भारत के लिए पड़ोसी देश आसियान देशों के साथ विदेशी व्यापार बढ़ाने के साथ साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर अधिक यकीन करना होगा। भारत द्वारा ओमान, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, इजराइल, गल्फ कंट्रीज काउंसिल और यूरोपीय संघ के साथ भी एफटीए को शीघ्रतापूर्वक अंतिम रूप देने के साथ साथ ध्यान देना होगा। और नई एफटीए से भारत का निर्यात बढ़े और आयात का ढेर ना लगे। भारत द्वारा चीन से आयात भी नियंत्रित करने होंगे। और जिस तरह विकसित अर्थव्यवस्था वाले कई देश लंबी समुद्री आवागमन से पहुंचने वाले दूर दराज के देशों के बजाय अपने तट के आसपास के देशों में कारोबार पर जोर दे रहे हैं, वैसी रणनीति पर भारत को भी ध्यान देना होगा। और हालांकि भारत को दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी सेवा निर्यात में तुलनात्मक रूप से बढ़त हासिल है, लेकिन यह बात ध्यान में रखनी होगी कि अब सेवा निर्यात के क्षेत्र में लगातार प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में भारत से डिजिटल सेवा निर्यात में तेजी से वृद्धि के लिए सेवाओं की गुणवत्ता, दक्षता, उत्कृष्टता और सुरक्षा को लेकर और अधिक प्रयास करने होंगे। भारत को अपने निर्यात में विविधता लाने और अनुवर्ती क्षेत्रों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाली नई सरकार नई रणनीति के साथ निर्यात बढ़ाने की डगर पर आगे बढ़ेगी। उम्मीद है कि नई सरकार चालू वित्त वर्ष 2024-25 में वस्तु निर्यात को $500 अरब की संभावित स्तर पर पहुंचाने के लिए निर्यात चुनौतियों से होने वाले प्रतिकूल प्रभाव से देश के निर्यातों को बचाते हुए आगे बढ़ेगी। साथ ही सरकार वर्ष 2030 तक $200 अरब का निर्यात लक्ष्य भी प्राप्त करने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ती दिखाई देगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। बाकी मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ईमानदारी से तैयारी करिए, अपना 100% दीजिए। रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा अगर आप 100% देंगे तब। धन्यवाद।